हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के 20 प्रश्न। सीडीपी के 20 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। तो लेवल थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन कोई नहीं, हर एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा, बहुत ही इजी भाषा में बताया जाएगा। तो प्रश्न जो है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। पूछने का तरीका जैसे भी सीटेट में होता है सेम टू सेम वैसे यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, यानी कि मिलता जुलता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहती है। ठीक है, उसके लिए ऐसा क्या करें जो इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ऐसा क्या करें जो इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो सामाजिक दर्शन से वो समझ पाएगी, शिक्षा मनोविज्ञान से, मीडिया मनोविज्ञान से, फिर शिक्षा समाजशास्त्र से। तो वो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना चाह रही है। ठीक है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना चाह रही है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान से वो जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सकती है, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान होता है वो बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? बालक के मन का विज्ञान है, बालक के व्यवहार को समझने का अध्ययन है। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सकेगी। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जब भी सीटेट में ऐसे जब भी सीटेट में ऐसा प्रश्न बनता है और आपको मिल जाए वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप पढ़ के आ रहे हैं सीडीपी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, लॉक करिए आप शिक्षा मनोविज्ञान को। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। क्वेश्चन कैसा, यहाँ पर वृद्धि और विकास में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो जहाँ पर ऐसे प्रश्न आता है कि प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाइए, निगेटिव के साथ निगेटिव लगाइए। यहाँ पर देखिए कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है आपका कि प्रतिनिधित्व नहीं करता यानी निगेटिव। प्रश्न कैसा, निगेटिव। आंसर कैसा लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे। तो आपको क्या इसमें आपको कोई भ्रम नहीं होगा। तो पहला है, यह एक मात्रात्मक पहलू है क्या? वृद्धि को मापा जा सकता है क्या? बिल्कुल सही, वृद्धि को मापा जा सकता है। आप कितने फिट के हैं, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट है, पॉजिटिव है। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए निगेटिव। बी ऑप्शन है, यह मापने योग्य नहीं है। सी ऑप्शन है, यह जीवन पर्यंत नहीं है। बिल्कुल सही है कि जो वृद्धि होता है जीवन पर्यंत नहीं चलता, इसकी अपनी लिमिट होती है। आपकी वृद्धि आप कितने टाइम तक बढ़ते हो, कितने साल तक बढ़ते हो? 18 साल, 19 साल, 20 साल, ना, इससे ज़्यादा हमेशा थोड़ी ना बढ़ते रहते हो। तो जो वृद्धि है वो लिमिट होती है उसकी, वो एक लिमिटेड समय तक होता है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, वृद्धि जो होता है वो शारीरिक परिपक्वता को दर्शाता है। तो इसलिए ये भी आपका ये पॉजिटिव है। और हमें चाहिए कैसे? हमें चाहिए निगेटिव, इसलिए हम बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यही क्या है? निगेटिव है कि यह मापने योग्य नहीं है। तो वृद्धि को मापा जा सकता है हमेशा। इस चीज़ अगर ऐसा प्रश्न जहाँ पर पूछा जाता है, आप वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव अगर आप रखेंगे तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर कैसा है? निगेटिव के साथ क्या लगाना है? निगेटिव लगाना है ना। क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है? निगेटिव की थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक, और यहाँ पर पूछा किसके बारे में जा रहा है? थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक
का जब सिद्धांत में यस आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यही महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी तो अंतर्नोद होना चाहिए, अप्रेरक होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए, लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप लॉक करिए ए ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 4 है कि तत्परता का नियम किसने दिया। तत्परता का नियम किसने दिया। तत्परता का नियम पूछा जाए, प्रभाव का नियम पूछा जाए, अभ्यास का नियम पूछा जाए, तो किसने दिया, तो ए दिए हैं भैया थॉर्नडाइक ने। बी ऑप्शन को हम लॉक करते हैं थॉर्नडाइक। अब प्रश्न नंबर 5 है कि अभी आपका जो है लेवल थोड़ा सा इजी आया है ना, बीच बीच में हमने इजी प्रश्नों को डाला है क्योंकि आप जो है इससे मोटिवेट होते रहें। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए, एक मुख्य नियम और दूसरा क्या है, दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए, एक दिए मुख्य नियम, दूसरा दिए गौड़ नियम। मुख्य नियम में इन्होंने कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए, और गौड़ नियम में कितने नियम दिए, तो 5 नियम दिए। और यहाँ पर पूछा गया है मुख्य नियम, सीखने का मुख्य नियम में शामिल नहीं है यानी कि निगेटिव। तो तत्परता का नियम मुख्य नियम में शामिल है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम में शामिल है, प्रभाव का नियम मुख्य नियम में शामिल है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये जो है गौड़ नियम में शामिल है। ये किस में शामिल है, तो ये है आपका गौड़ नियम में शामिल, इसलिए ये आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं क्या, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कहते हैं, सूझ का सिद्धांत को कहते हैं, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। तो आप ये तीनों को काट दीजिए, डी ऑप्शन को लॉक करिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्वलन की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर, क्लियर है भाई। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है कि शिक्षा बच्चों की सहायक होती है। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में सहायक होती है, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, भी केवल चरित्र विकास में। देखो केवल वाला कट गया। ठीक, शारीरिक विकास में तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सर्वांगीण विकास में अगर शिक्षा जो होती है, शिक्षा बच्चों की सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, सभी विकास में सहायक होती है। क्लियर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। हमने आपको बताया कि जहाँ पर मिल जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अगर आपको दिख जाए तो आपको ऑप्शन पढ़ना नहीं है, लगा दीजिए स्किनर। ठीक, क्या लगाएंगे, लगा देंगे स्किनर। प्रश्न नंबर 9 है कि स्किनर ने वकालत की, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर आपको कठिन लगेगा, कि स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब क्या होता है, सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या किया जाता है, एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्शन द्वारा किया जाता है, व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है, या फिर व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो इसमें कौन सा, सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम ए ऑप्शन को लॉक करें, बी को करें, सी को करें या फिर डी को करें। तो देखिए स्किनर ने वकालत की है कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब प्रबलन को महत्व दिया जाता है। प्रबलन को महत्व दिया जाता है यानी कि व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है, तब जो है सीखने की संभावना अधिक होती है। इसको हम और जानेंगे कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलन को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रबलन जो होता है
ये जो प्रबलन शब्द होता है ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। आपके धनात्मक में क्या आता है, आपके धनात्मक में क्या आता है भाई बताइए? तो आपके धनात्मक में इनाम आता है और ऋणात्मक में क्या आता है, सजा आता है। तो इसमें जो है स्किनर ने धनात्मक और ऋणात्मक प्रबलन की बात की थी कि जो है एक बच्चा की संभावना की गति अधिक होगी जब उनको धनात्मक और ऋणात्मक प्रबलन मिलेगा, यानी कि व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाएगा, तब जो है सीखने की संभावना अधिक होगी। ये स्किनर का मानना है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इनसाइट थ्योरी। तो बी ऑप्शन को लॉक करिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 11 है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि क्या कमी रहेगी। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या ये हो सकता है? क्या क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव लगाना है। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो ये तो आपका कट ही जाएगा, ये तो आपका कट ही जाएगा भैया। डी है बच्चे कुछ निश्चित सा क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये भी आपका कट जाए। दो विकल्प आपको कट गया और ए और बी में आपको देखना है कि कौन सा विकल्प राइट है। अगर कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चा असफल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे वो सफल हो जाए, किस विश्वास की तरफ ले जाती है ये बातें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि पाठ्यक्रम बच्चों के समझ में ना आता हो सकता है कि शिक्षण पद्धति आप जिस तरीके से पढ़ाते हो वो बच्चों की समझ में ना आता हो। ठीक, तो इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत होती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, निगेटिव के साथ निगेटिव। ठीक, तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हमने क्रिया प्रसूत से बहुत सारे प्रश्न लिए, बी ए स्किनर, बिल्कुल सही। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया, क्या बताइए, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया क्या। तो सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है कि यानी कि गेस्टाल्टवाद को ही समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया है ना। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो अंतर्दृष्टि आपको पता है इनसाइट थ्योरी की बात की जा रही है। लॉक करिए आप, क्या लॉक करेंगे, क्या गेस्टाल्टवाद। प्रश्न नंबर 14 है कि बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो होता है वो सामाजिक अंतरक्रियाओं से विकसित होता है। यह किसका कथन है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करें तो क्या लगाएंगे आप, तो लगाएंगे आप वाइगोस्की। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक, और फ्रायड, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। यहाँ पर बी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करें तो लॉक करिए आप वाइगोस्की को। प्रश्न नंबर 15 है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज में रहकर होगा। और यहाँ पर प्रश्न 15 है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से,
अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्वलन से, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो देखिए सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की की ने दिया। तो वाइगोस्की का कहना है कि सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। जब वाइगोस्की की बात करें तो बी विकल्प को लॉक करिए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि सामाजिक की बात करें तो वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है? जब बात आए चिंतन की, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर क्या होता है आपका? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जब चिंतन की बात करें तो क्या बताइए, ये जो अवस्था है संवेदी और पूर्व संक्रियात, इसमें बच्चा चिंतन करेगा क्या? इसमें बच्चा चिंतन करेगा क्या? नहीं, वो चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा क्या है? बहुत छोटा है। लेकिन जब बात आए मूर्त चिंतन की, ठीक है, जब बात आए मूर्त चिंतन की, तब क्या लगाएंगे आप? तब लगाएंगे आप यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बात आए चिंतन, बच्चा मूर्त चीज़ों पर चिंतन कर रहा है, तब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब अमूर्त की बात आए कि अमूर्त चीज़ों पर, अमूर्त अवधारणाओं पर चिंतन कर रहा है, तब आपका आ जाएगा क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिलहाल जब चिंतन की बात करें तब आप लगाइए सी विकल्प को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? बौद्धिक विकास को क्या कहते हैं? नैतिक विकास भी कहते हैं, है ना। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो जब नैतिक विकास की बात है तो कोहलर वर्ग द्वारा। ठीक। पियाजे संज्ञानात्मक विकास, स्किनर क्रिया प्रसूत के जनक, एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक। ठीक। प्रश्न नंबर 19 है कि पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास से कौन संबंधित है? बताइए, भाषा विकास से कौन संबंधित है? कमेंट करिए आप लोग, भाषा विकास से कौन संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास को पता है कि पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है कि पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। ठीक। नैतिक विकास से पता है कोहलर, और सामाजिक विकास से वाइगोस्की। क्लियर। प्रश्न नंबर 20 है, बहुत ही फटाफट एकदम प्रश्नों को खत्म कर रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषता है। अभी हमने पीछे बताया, जब बच्चा मूर्त चिंतन करता है और जब बच्चा मूर्त तर्क करता है, तब आप क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे मूर्त। अगर आपको अमूर्त दिख गया, यहाँ से हम काट दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, अगर आपको ऐसे दिख जाए मूर्त चिंतन एवं परिपक्व नैतिक चिंतन, तब आप लगाइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जब पूछा जाए, और जब यहाँ पर आ जाए क्या अमूर्त, तब आप क्या लगाएंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान है। मूर्त दिखे, पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसमें 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और प्रश्न वहाँ पर ऐसे ही बनता है। ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।